हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट थर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वी ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड दिस इज द पार्ट थ्री। तो जिन लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू नहीं कवर किया है, प्लीज़ पार्ट वन एंड पार्ट टू पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद दिस इज द पार्ट थ्री कवर करिए। सो सबसे पहले सवाल ये है आपके सामने कि अगर हमारा मटेरियल, कोई भी मेटल की अगर हम बात करते हैं, अगर वो मेटल अगर हमारा लीनियर इलास्टिक है तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इजीली डिफाइन हो जाता है। बट अगर सवाल ये है कि अगर नॉन लीनियर इलास्टिक होता है देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल व्हाट इज डिफाइंड और नॉट। तो यस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी डिफाइंड, बट उसका तरीका अलग हो जाता है। तरीका ये होता है कि वी विल डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ या तो टेंजेंट मॉडुलस या फिर सेकंड मॉडुलस। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, कल जो हमारा टॉपिक था कि इफ द मेटल इज नॉन लीनियर इलास्टिक देन द यंग्स मॉडुलस इज नॉट कांस्टेंट और नॉट डिफाइंड। इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल यूज द टेंजेंट मॉडुलस और सेकंड मॉडुलस। तो अब सवाल ये है कि टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है और सेकंड मॉडुलस क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट मॉडुलस कैसे डिफाइन करोगे, सेकंड मॉडुलस कैसे डिफाइन करोगे, तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले टेंजेंट मॉडुलस फिर सेकंड मॉडुलस। और एक और टर्म आता है प्रूफ रेजिलियंस की बात करेंगे हम आगे, जब टेंजेंट मॉडुलस और सेकंड मॉडुलस हो जाएगा। तो प्रूफ रेजिलियंस किसके लिए यूज करते हैं? जिस मटेरियल में हमारा प्रॉपरली यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, उसमें यील्ड पॉइंट नहीं मिल पाता, तो वहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रूफ रेजिलियंस। तो सबसे पहले आते हैं हम टेंजेंट मॉडुलस। वी ऑलरेडी डिस्कस अप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टेंजेंट मॉडुलस। हम कहां पे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, सारी चीजें। द नेक्स्ट हेडिंग इज टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस तो देखो, just like this is a graph. जितनी भी एक्सप्लेनेशन है मोस्टली वी विल गो थ्रू द ग्राफ ओनली, बिकॉज ग्राफ से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा इसको ठीक है। सो व्हाट विल वी डू, दिस इज द टेंजेंट मॉडुलस। के लिए हम इसको डायग्राम तो बना रहे हैं, ग्राफ तो बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे वो देखिए कैसे होता है। क्या कहलाता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एज यू नो वेरी वेल, ये सारी चीज़ें आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि वाई एक्सिस पे आपको सिग्मा होगा और एक्स एक्सिस पे आपको एप्सिलॉन होगा। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन और सिग्मा मतलब स्ट्रेस। अब इसके लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, एक टैंजेंट लाइन। ओके, सो एक टैंजेंट पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो यहां पे भी आप डिस्क्राइब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करें, कुछ नया नहीं करोगे आप, जस्ट वी विल टेक एज ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका डी वाई हो गया, नीचे वाला डी एक्स हो गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ये भी आ गया आपके। गॉट इट? तो यही डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलता था? टैन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स ही तो टैन थीटा देता है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो टैंजेंट मॉडुलस ई टैन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट कोई एक्स पॉइंट ले लो यहाँ पे, ये आपको बी पॉइंट हो गया एट एनी पॉइंट एक्स। गॉट इट? एट एनी पॉइंट एक्स। तो ये आपको 0 0 से स्टार्ट हुआ था, ये एप्सिलॉन है, ये सिग्मा है, एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेन है। तो टैंजेंट मॉडुलस एट एनी पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट दैट पॉइंट। तो क्या कर रहा है? स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
स्लोप ऑफ पॉइंट एक्स कह रहे हैं, dy बाई dx क्या निकल रहा है, स्लोप ऑफ द पॉइंट एक्स tan थीटा के फॉर्मेट में। तो ये आपको क्या निकल के दे रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मटेरियल हमारा नॉन लीनियर इलास्टिक होता है, द मटेरियल हैविंग द लीनियर इलास्टिसिटी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आपको प्रॉपर्ली dy बाई dx मिल जाता है। लेकिन जहां पे नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता है, उसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन नहीं हो पाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट मॉडुलस डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट मॉडुलस। तो एक छोटू सा लाइन लिख लेते हैं इसके लिए, दैट्स गुड थिंग। टेंजेंट मॉडुलस tangent modulus at any point is the slope of tangent of a stress strain curve. Stress strain curve at that point. At that point. पहला आपको क्लियर हो गया टेंजेंट मॉडुलस क्या कहलाता है। नेक्स्ट वन कम टू द पॉइंट इज द सेकंड मॉडुलस। क्या होता है, सेकंड मॉडुलस। सेकंड मॉडुलस किसके लिए यूज करेंगे, सेम थिंग कि नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल में जहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं मिलता है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड मॉडुलस का यूज करेंगे। जैसे कि टेंजेंट मॉडुलस क्या, उसी तरीके से हम क्या यूज करेंगे, सेकंड मॉडुलस का यूज करेंगे। स्टार्ट। ओके, सो देखिए यहां पे कोई पॉइंट एक्स की बात करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, एक्स पॉइंट। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके इसको डिलीट कर देते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, सो जस्ट डू वन थिंग, ये थोड़ा सा जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। थोड़ा सा कुछ कभी कभी ये इशू आ जाता है। सब परफेक्ट बना है, ठीक है। तो ये कोई एक्स पॉइंट है, ये कोई एक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम बी पॉइंट ले लेते हैं, बी मतलब इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिसिटी, इलास्टिक पॉइंट, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट। ये आपका एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द सिग्मा in y direction, this is the epsilon in the x direction. Okay, so what will happen in the secant modulus, what will happen in the secant modulus, secant modulus at any point of x represent the average slope of the point, average slope of the point x on the stress strain curve। तो इस केस में आप ये लिख सकते हो कि इसका जो ये टर्म आएगा दैट इज द dy by dx, निकाल सकते हैं इसको, ये dy ये dx। तो ई सेकेंड मॉडुलस, ऊपर वाला ई टेंजेंट था, तो dy बाई डी एक्स ऑफ ओ एक्स, ये आपका o हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ऊपर वाला क्या था, ई टेंजेंट, ये आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट एनी पॉइंट ऑफ x, यहाँ पे भी ई सेकेंड dy बाई डी एक्स ऑफ ओ एक्स। दिस इज द पॉइंट b, दिस इज द पॉइंट x, सिग्मा o एप्सिलॉन। तो एक छोटू सा लाइन लिख लेते हैं इसके लिए, क्या लिखेंगे कि सेकेंड मॉडुलस एट एनी पॉइंट,
सेकेंड मॉडुलस ऑफ, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि सेकेंड मॉडुलस का यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, चाहे टेंजेंट मॉडुलस के केस में भी हो वहां पे भी वही पूछा जाएगा। गॉट इट? क्या है? एवरेज स्लोप ऑफ ए पॉइंट, एवरेज स्लोप ऑफ ए पॉइंट एक्स on the stress strain curve. Stress strain curve, this is the point. So this is all about the second modulus. So एक छोटा सा टर्म लिखे थे, if the metal is linear elastic then Young's modulus, tangent modulus and secant modulus will be equal. अगर मेटल की बात करते हैं तो we'll just write a note, a small note. If the metal is linear elastic, if the metal is linear elastic then Young's modulus comma tangent modulus comma secant modulus will be equal, will be equal. So this is all about the tangent modulus, secant modulus and elastic material जो हमने पीछे डिस्कस किया था. Now we are going to discuss about the proof stress. What are the proof stress and where we will use the proof stress? Proof stress नाम सुना होगा आपने. अब भाई जो टेंजेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस तो हम यूज करते थे किसके लिए, हम उसका यूज करते थे आपके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, कि जब मटेरियल अगर आपका नॉन लीनियर होता है तो उस केस में हम टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस. लेकिन प्रूफ स्ट्रेस का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस का यूज तब करते हैं जब मटेरियल, किसी भी मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट है, किसी भी मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट है वो प्रॉपरली नहीं दिखता है. उस केस में हम क्या यूज करेंगे, प्रूफ स्ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे. गॉट इट? if the material does not show the yield point या specific yield point that in that particular metal we will use proof stresses. So एक छोटू सा लाइन लिख लेते हैं कि proof stress is defined as for those ductile metals which does not clearly what represent the yield point. क्लियर हो गया? यील्ड पॉइंट अगर आपसे एग्जांपल के लिए पूछा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम, ग्राफ दिखा रखा है हमने, कॉपर, गोल्ड, these are the ductile material but this will not show the yield point, silver etc. सो कहने का मतलब समझ में आ गया ना कि टेंजेंट मॉडुलस, सीकेंट मॉडुलस और प्रूफ स्ट्रेस में क्या फर्क है और कहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं. सो वी विल जस्ट टेक इट एज कि जहाँ पे हमारा जो मटेरियल का, हमारा डक्टाइल मटेरियल का अगर यील्ड पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट करता है उस केस में हम क्या करेंगे, प्रूफ स्ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ स्ट्रेस यूज करेंगे. सो इन सच मेटल्स प्रूफ स्ट्रेसेस क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए. एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं. क्या है कि इन सच मेटल्स प्रूफ स्ट्रेसेस आर यूज्ड एज अ डिजाइन स्ट्रेस विच इज सिमिलर टू द सिग्मा वाई, यानी कि यील्ड स्ट्रेस इन द माइल्ड स्टील.
तो जो हम माइल्ड स्टील में यूज करते हैं, सिग्मा वाई का वैल्यू क्या होता है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीजें बोल रहा है कि सेम टू सेम कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता, जिसका अगर यील्ड पॉइंट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, प्रूफ ऑफ स्ट्रेस यूज कर लेंगे। तो देखिए कैसे, अगेन वी आर ड्राइंग ए ग्राफ लाइक दिस, ओके, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहला रहा है, दे आर हैविंग सेम कलर इशू, तो मैं ऐसे इसको डायरेक्टली डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, एट ए कोई तो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, तो कोई मेंशन या फिर कोई मेजर डिस्टेंस होगा, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 0.2%, कितना होता है 0.2%। तो यही चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यही चीजें आपको ध्यान रखना है कि कितना परसेंट पे हम प्रूफ रेजिलियंस निकालते हैं, प्रूफ स्ट्रेसेस निकालते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म आ जाएगा रेजिलियंस का, कि रेजिलियंस भाई कितना होता है, तो प्रूफ रेजिलियंस कितना हो जाता है, गॉट इट। तो ये भी एक टर्म्स अभी आगे आएंगे कि प्रूफ रेजिलियंस किस वाले पोर्शन को बोलेंगे। तो मान लें कि कोई ये पॉइंट आपका एक्स पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ठीक है। ये सिग्मा पी क्या हो जाएगा, प्रूफ स्ट्रेसेस हो जाएंगे। वाई डायरेक्शन में क्या है आपको सिग्मा है, एक्स डायरेक्शन में क्या है आपको एप्सिलॉन है, गॉट इट। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये हमारा जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस आपको बताया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक दैट इज कॉल्ड द रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रूफ स्ट्रेसेस के फॉर्म में हम बात करेंगे दिस इज द प्रूफ स्ट्रेसेस, तो ये हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस सिग्मा पी स्क्वायर बाई 2e, गॉट इट, सिग्मा पी स्क्वायर बाई 2, दिस इज द प्रूफ रेजिलियंस। तो सिग्मा पी हो गया, ये सिग्मा पी स्क्वायर हो गया आपका, सिग्मा पी स्क्वायर बाई 2 कैसे आया वो भी आपको आगे बताएंगे। कितना परसेंट पे बताया था आपको 0.2%, कितना हो गया 0.2%, ओके। These two lines we will draw a line parallel to the initial line, जैसे कि मान लिया कि जैसे कि ऑफसेट जो हम कट कर रहे हैं, दिस मेथड इज व्हाट, दैट इज मेथड इज कॉल्ड द ऑफसेट मेथड। जो प्रूफ स्ट्रेसेस जो फाइंड आउट करते हैं ना, वो ऑफसेट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ऑफसेट मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 0.2%, इसको कोई पॉइंट पी ले लो, ठीक है, इसको जो है ना छोटू सा पॉइंट पी ले लेते हैं, ओके। तो at x axis we will take at a 0.2% that particular point is p, and we will draw a straight line having a slope equals to Young's modulus of the metal। जो मेटल का जो Young's modulus के फॉर्म में जा रहा है उसी के पैरेलली, वो पैरेलल, द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपको पैरेलल दिख रहा है, समहाउ दिस इज द पैरेलल, तो यही पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इंटरसेक्ट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज द एक्स। जो कर्व जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उस कर्व पे एक्स पॉइंट पे कट रहा है, और जिस पॉइंट पे वो कटता है, जिस पॉइंट पे 0.2 के पैरेलली जो पॉइंट जहां पे कट करेगा, वही पॉइंट हमारा देगा प्रूफ स्ट्रेसेस। क्या देगा, प्रूफ स्ट्रेसेस। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। दोबारा सुनिए, जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, दिस इज द स्ट्रेस, दैट इज द स्ट्रेन। जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है एल्यूमिनियम का,
उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहां पे ड्रॉ करते हैं। दैट पर्टिकुलर लाइन इज ड्रॉन एट एक्स एक्सिस यानी कि स्ट्रेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2%। तो 0.2% पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के केस में, और जहां पे वो पॉइंट कटता है तो वो पॉइंट हमारा x कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे कट रहा है ये पॉइंट x, और यही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिग्मा p, यानी कि प्रूफ स्ट्रेसेस। अब उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर जो एरिया हम कंसीडर करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रूफ रेजिलियंस। गॉट इट। जो पूरा का पूरा ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलियंस। तो यानी कि पैरेलल लाइन के लिए इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि दिस इज द पैरेलल अबाउट दिस थिंग। तो गॉट इट। सो इन सच मेटल्स, कुछ इस तरीके से फॉन्ट लिख लेते हैं जहां पे वैसे मेटल की हम बात करते हैं। few important point in such metal, proof stresses is used as design stress. Proof stresses are used as a design stress which is similar to sigma y in mild steel, which is similar to sigma y in mild steel. Proof stresses is found by using offset method. Proof stress is found by using offset method. Next point, an offset of permissible plastic strain कहां पे मिलेगा, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो वहां पे कितना लेंगे हम, 0.2%। कितना लेंगे, 0.2%। एन ऑफसेट ऑफ परमिसिबल प्लास्टिक स्ट्रेन is marked on the x-axis say 0.2% from offset point P. From offset point P, a straight line is drawn. Having slope equal to what? Equals to Young's modulus of the metal. Young's modulus of the metal. Got it? So the straight line is parallel to, next point, the straight line is parallel. The straight line is parallel to initial portion of stress strain curve. Initial portion of stress strain curve. This line intersect the comma. This line intersect the stress corresponding to this line intersect the curve. एक सेकेंड,
कि द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व and this line intersect the stress strain curve. This line intersect the stress strain curve at x पे कट करते हैं and the x या फिर नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेस corresponding to x is called what? Proof stress. क्या हो जाएगा? Sigma p. Okay, so that is called the proof stress. This is the sigma p. So next heading, next point is the resilience. What is resilience? ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बस स्टेटमेंट वाला चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ. आई थिंक सो पार्ट 2 में डिस्कस किया था रेजिलियंस. रेजिलियंस क्या होता है? तो रेजिलियंस की अगर हम बात करें तो रेजिलियंस हमारा क्या कहलाता है? तो रेजिलियंस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि रेजिलियंस ऑफ अ मेटल is a total elastic strain energy which can be stored when loading is done within elastic limit. कहने का मतलब ये है कि elastic strain energy will be stored within elastic limit when loading is done, and when same energy will release on unloading for the linear elastic metal. So resilience is given by half into p into delta होता है, तो आगे हम लिखेंगे. उसके बाद एक टर्म आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. तो क्या होता है वो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस? तो पहले रेजिलियंस के बारे में लिखते हैं. रेजिलियंस क्या होता है? Resilience of a metal. Resilience of a metal is total elastic strain energy. Total elastic strain energy which can be stored within loading, which can be stored when loading is done. When loading is done, अब लिखते हैं within elastic limit. Within elastic limit, and same energy is released on unloading. Same energy will released on unloading for linear elastic metal. For linear elastic metal. So resilience is given by half into p into delta E is equals to UR. तो ये आपको रेजिलियंस कहलाता है. ठीक है. नाउ दिस थिंग इज क्लियर, एवरीथिंग, मतलब दिस थिंग क्या सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई कि रेजिलियंस क्या कहलाता है.
सो द नेक्स्ट टर्म, एक छोटा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। अगर हमने रेजिलियंस की बात की है तो एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू भी क्लियर कर लेते हैं क्या कहलाता है, क्योंकि तो ये आपका छोटू सा डायग्राम है। ये आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, ये आपका क्या है, पी ई, ये आपका पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट बी। सो यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू पी ई इंटू डेल्टा ई। सो ये आपको एनर्जी की अगर हम बात करें तो दिस इज द एनर्जी विद इन elastic limit stored. So strain energy is stored within elastic limit, that is called the resilience, and strain energy is stored beyond the elastic, that is the hyperresilience. So resilience is equals to the area under load deflection curve within elastic limit. So you just write it as like this also. Resilience is equals to area under load deflections curve, load deflections curve within elastic limit. Within elastic limit. Now the next term is the modulus of resilience की बात करेंगे कि modulus of resilience क्या होता है। So इसी में नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि the modulus of resilience is what? Elastic strain energy per unit volume. Elastic strain energy पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेयर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कहां पे, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। सो देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम, छोटा सा ग्राफ कर सकते हैं जो आप सॉरी कभी कभी सिस्टम को पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, और जैसे मान लिया कि कोई पॉइंट एक ये है, पॉइंट ये है। अब जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करेंगे तो ये येलो कलर से हम इसको दिखा रहे हैं कि दैट विल शो द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो
modulus of resilience. So UR is equals to half into सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन ई। इस डायरेक्शन में क्या दिखाओगे आप, सिग्मा दिखाओगे। इस डायरेक्शन में क्या दिखाओगे आप, एप्सिलॉन दिखाओगे। ये छोटू सा जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन ई कहलाएगा। ये छोटू सा टर्म क्या कहलाएगा, सिग्मा ई कर। गॉट इट, ये आपका पॉइंट ये हो गया। सो इस तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हैं साथ साथ कि सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा वाई। हाउ इज कैन पॉसिबल कि सिग्मा ई का होल स्क्वायर बाई 2e इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई 2e। अब सवाल है कि आया कैसे। अब आपसे दिमाग में ये चल रहा हो कि ये टर्म कैसे आया। 2e से 2e कैंसिल, तो सिग्मा ई ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सिग्मा वाई। दिस इज द टर्म। तो ये चीज आपके दिमाग में अभी बिल्कुल सही चल रहा है कि ये क्यों आया और कैसा आया। तो एक छोटा सा टर्म्स है वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आया। सो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए इधर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा ई इंटू आपका एक छोटा सा टर्म क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो क्या हम एप्सिलॉन के जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन को ऊपर सिग्मा बाई, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई, हाँ जी होगा ना। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा ई बाई ई, तो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा ई का होल स्क्वायर बाई ई। तो यही चीज तो लिखा हुआ है, गॉट इट। सिग्मा ई स्क्वायर बाई 2 या सिग्मा हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई, यही चीज को लिखा हुआ। तो दोनों तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सो क्लियर कि अगर यही कहता है कि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट होता है, तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट दैट इज कॉल्ड द हाइपर रेजिलियंस। ओके, listen carefully. Within elastic limit that is the resilience, beyond elastic limit is the hyper resilience. Now the next term is the toughness. What is the next one, toughness? अब टफनेस क्या कहलाता है, तो टफनेस की अगर हम बात करते हैं तो टफनेस में क्या होता है कि टफनेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। व्हाट विल हैपन, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड कहां पे, कहां पे, बिफोर फ्रैक्चर, विच कैन बी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर। जैसे कि मान लिया कि कोई माइल्ड स्टील का जो हमने ग्राफ देखा था, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट 20-30% के बाद टूटता है। तो जहां पर टूटता है, जहां पे फ्रैक्चर होता है, उस फ्रैक्चर से पहले जितना भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, जितना भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है, दैट इज द टफनेस, वो उसका टफनेस कहलाता है। तो एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कहलाता है। देखिए, ओके, एक ये हो गया। और अगेन थोड़ा सा मैं आपको माइल्ड स्टील का कर्व जो है वो दोबारा से रिपीट कराऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्टली एकदम, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। ओके, तो देखो टफनेस में जनरलाइज पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसे, कि आपको हर जगह माइल्ड स्टील से कंपेयर किया तो आपको वही याद है, दैट्स अ गुड थिंग। सो जस्ट वेट अ मिनट, आपको दोनों डायग्राम एक एक करके क्लियर हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे P है और इसमें डेल्टा, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज यू नो रेजिलियंस वाले टॉपिक पे देखा, तो ये क्या कहला जाए, यू टी, क्या होता है, टफनेस। कहने का मतलब है इसके अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर हुआ है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले जितना भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो दैट इज द टफनेस। अब एक माइल्ड स्टील का भी ग्राफ बना लेते हैं साथ ही साथ।
ठीक है। तो जब माइल्ड स्टील का जब हमने ग्राफ बनाया तो ये कुछ ये पॉइंट तक आ गया। अब इसमें जो हम दिखा रहे हैं टफनेस की बात करेंगे तो ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये पूरा कंप्लीटली बिफोर फ्रैक्चर, जहां एफ पॉइंट था, आपको हर एक पॉइंट याद होगा। ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते थे, बी को इलास्टिक बोलते थे, सी को आपको यील्ड पॉइंट, डी स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट होता था, सी से डी आपको यील्ड प्लेटो कहलाता था, ई आपका अल्टीमेट पॉइंट था, एफ आपका फ्रैक्चर पॉइंट था। तो यील्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिस इज द यील्ड पॉइंट, दिस इज द सिग्मा वाई, ये आपका सिग्मा कहलाएगा, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट था। सब कुछ एक एक करके याद आ गया होगा आपको। ये सिग्मा यू था, पहली क्लास में बताया था, ये सबसे पहला क्लास में फर्स्ट क्लास आपका ये डिस्कशन था। दिस इज फॉर द माइल्ड स्टेट। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको टफनेस है, और ये क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या कहलाएगा, ये एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन एफ, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है दिस इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस। गॉट इट। जैसे कि रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस था, जैसे टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप रेजिलियंस की बात कर रहे थे तो पी और डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे थे। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात किया तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे डिफाइन किया, कि सिग्मा और एप्सिलॉन पे डिफाइन किया। उसी तरीके से अगर हम टफनेस की बात करते हैं तो टफनेस भी आपको पी और डेल्टा पे आपने डिफाइन किया। और जब मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करते हैं दैट इज आल्सो डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन एंड द सिग्मा इज द स्ट्रेसेस। सो भाई यूटी बराबर व्हाट, तो यूटी यानी कि मॉडुलस ऑफ टफनेस यूटी इक्वल्स टू होता है सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इनटू एप्सिलॉन एफ, फ्रैक्चर पॉइंट तक। कहां तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक। क्लियर हो गया। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि व्हेन वी विल डिस्क्राइब द टफनेस ओनली वी विल विद द हेल्प ऑफ पी एंड डेल्टा कर्व, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडुलस ऑफ टफनेस सिग्मा एंड स्ट्रेन कर्व, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। So toughness is the maximum strain energy which can be stored in the metal before fracture. What will happen? That will before fracture. So it is equals to the total area अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व। ये आपको अंडर द लोड डिफ्लेक्शन, लोड आपको पी हो गया, डेल्टा इक्वल्स डिफ्लेक्शन हो गया, तो इट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू विच पॉइंट, अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। कहां तक, जब तक ये टूट न जाए, जब तक कि कोई मेटल टूट न जाए, दैट इज द अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टफनेस। सो ये आपका टफनेस कहलाता है। गॉट इट। सो कुछ पॉइंट्स लिख लेते टफनेस के फॉर्म में। आई थिंक सो अभी तक मैं माइक लगाना भूल गया था और अभी मैंने माइक लगाया है, तो आई थिंक सो कि अगर थोड़ा सा नॉइज होगा तो जस्ट मैनेज। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था माइक का। सो टफनेस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, toughness is maximum strain energy which can be stored in the metal before fracture. Before fracture, it is equals to, next point, it is equals to total area under what, under load deflection curve up to fracture. Got it? Up to the fracture point. तो भैया पहला तो आपको समझ में आ गया कि टफनेस क्या कहलाता है। अब बात करेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस का। को पी
डेल्टा यानी कि लोड डिफ्लेक्शन कर्व में हमें टफनेस मिलता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पे। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन कि मॉडुलस ऑफ टफनेस रिप्रेजेंट टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Total strain energy per unit volume which can be stored before fracture. So it is equals to total area under stress strain curve. Stress strain curve up to fracture point. Up to the fracture point. So as you know very well, UT का हमने डेफिनेशन लिखा ही था पीछे, ऊपर डायग्राम के दोबारा से लिख देता हूँ, सिग्मा U प्लस सिग्मा Y by 2 into epsilon F. This is the terms with related to the modulus of toughness and toughness कि toughness क्या होता है और modulus of toughness क्या होता है। अब सवाल ये है कि पेपर में यानी कि एग्जामिनेशन में आपके इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं। तो व्हाट दे विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन, दे मे बी आस्क कि टफनेस कहाँ पे यूज करते हैं, लाइक दिस, कुछ नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि टफनेस इज डिजायरेबल to prevent fracture against impact loading. Toughness is desirable to prevent fracture against impact loading. First one. Second one, greater the fracture, strain greater the fracture strain, greater is the toughness, comma, greater is toughness. Hence, ductile metal are more tough than the brittle metal. Hence, ductile metals are more tough than brittle metals. So उसके बाद थर्ड पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि greater the yield stress or elastic stress, greater is the resilience. Hence high tension steel is या फिर high tension steel having more resilience to the mild steel. तो greater the yield stress और elastic stress, greater the yield stress or elastic stress, greater is the resilience, comma, greater is the resilience. Hence, tension steel
has more resilience. More resilience to mild steel. Tension resilience is having more resilience, मतलब जो टेंशन स्टील होगा उसमें ज़्यादा रेजिलियंस होगा ये माइल्ड स्टील के केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू द टफनेस के बारे में बोल सकते हो, टफनेस आपको ऐसा हो सकता है। सो नेक्स्ट वन कि ग्रेटर इज द रेजिलियंस इज डिजायरेबल फॉर द शॉक लोडिंग एंड स्प्रिंग एक्शन। एक छोटा सा और पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर स्प्रिंग एक्शंस की बात करते हैं या शॉक लोडिंग की बात करते हैं, ग्रेटर रेजिलियंस इज डिजायरेबल फॉर शॉक लोडिंग और स्प्रिंग एक्शन। और स्प्रिंग एक्शन। सो अब हमने टफनेस देख लिया, रेजिलियंस देख लिया, हाइपर रेजिलियंस देख लिया, टेंजेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ये सारे के सारे टर्म। अब एक छोटा सा टर्म आता है हार्डनेस पे। देखिए हार्डनेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इफ इन द माइल्ड स्टील व्हेन वी इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो उस मटेरियल का, उस माइल्ड स्टील का जो हार्डनेस होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसका ब्रिटलनेस जो होगा वो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन उसकी डक्टिलिटी क्या होगी, उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस होगी, यानी कि डक्टिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो हार्डनेस विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस to the scratch or abrasion, that is so the scratch or abrasion। कहीं पे भी आपसे पूछा जाए, चाहे स्टील की बात कर ले, आप एग्रीगेट की बात करोगे तो वहां पे भी सेम ही टर्म आते हैं कि हार्डनेस रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस टू द स्क्रैच कॉमा abrasion और indentation। So hardness is measured by दो अलग अलग तरीके से, ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, और एक दूसरा वाला जो होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ओके, हमें टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना, नाम जानना जरूरी है कि दैट इज द ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट वन आपका आता है दैट इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए। जैसे डक्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं टेंशनिंग प्रोसेस के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल हो जाता है जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं टेंशनिंग प्रोसेस के थ्रू, दैट इज द डक्टाइल मेटल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि वैसे मटेरियल जिसको हम टेंशनिंग प्रोसेस के थ्रू हम थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन से विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल टर्म कि अगर हम पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसके कि मोर देन 5% ऑफ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन दैट इज द डक्टिलिटी एंड द लेस देन 5% ऑफ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन दैट इज द ब्रिटलनेस। उसी तरीके से एक टर्म आता है मिलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, मिलेबिलिटी क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। जिसको प्रेसिंग के थ्रू यानी कंप्रेशन के थ्रू हम थीन शीट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉइल पेपर।
फॉइल पेपर देखा होगा काफी पतला होता है, तो उसको थीन शीट में कन्वर्ट करते, दैट इज द नेग्लिजिबल थिकनेस, काफी कम थिकनेस, लेकिन है तो वो मेटल ही ना। तो व्हेन एनी मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन और नेग्लिजिबल थिकनेस, दैट इज कॉल्ड द मिलेबिलिटी। उसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज द क्रिप। तो डक्टिलिटी देखते हैं पहले कि डक्टिलिटी क्या कहलाता है। डक्टिलिटी के बाद हम पार्ट 4 में बाकी चीजें देखें। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और मेलेबिलिटी आज देखेंगे, और बाकी को नेक्स्ट टर्म में कुछ हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि क्रिप से स्टार्ट करेंगे, और कुछ हमारा जो टेंशन टेस्ट है और कंप्रेशन टेस्ट है, और कुछ ग्राफ होंगे, छोटा सा पार्ट आएगा, वो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। सो नाउ द डक्टिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी, या फिर इट इज दैट प्रॉपर्टी, क्या बताया आपको, कि जिसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीन वायर में। इट इज दैट प्रॉपर्टी of a metal due to which a metal can be drawn into a thin wire, या into wire कर लो, ज्यादा बेटर है, दोनों चीजें की होगी, into a wire of thin section through what, through tensioning process, through tensioning process in a direction। ठीक है, इसके बाद एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड टाइप आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी मिल जाता है कि इट इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मेटल। यस, वी नो वेरी वेल, तो कितना, इट इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी, तभी तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिसिटी ऑफ ए मेटल। नहीं समझ में आया? याद होगा आपको, इलास्टिक पॉइंट क्या कहलाता है कि जब हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं, उस पे लोड रिमूव करते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन, दैट इज द इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक मेटल। प्लास्टिसिटी क्या कहलाता है कि जब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। इट इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी ऑफ ए मेटल, यानी कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। सो डक्टाइल मेटल आर दोज, इट इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी ऑफ द मेटल, कॉमा, या नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, डक्टाइल मेटल are those which have more than 5% of post elastic strain, 5% of post elastic strain or high plastic strain। माइल्ड स्टीलर ग्राफ अगर आपको याद होगा तो 0.2, 1.2, 1.5 कहां तक था वो सारे। तो डक्टाइल मेटल आर दोज who have the more than 5% of the post elastic strain, that is the or high plastic strain, this is called the ductility। एग्जाम्पल के केस में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको माइल्ड स्टील, कॉमा, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ठीक है, अब द नेक्स्ट टर्म आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के केस में आप क्या लिखोगे, जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, डक्टाइल बोल रहा हूं, डक्टाइल तो ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी हो गया हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का जिसको थीन वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी क्या होता है, जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्रिटलनेस के केस में क्या लिख सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल आर दोज विच हैज द लेस देन 5% ऑफ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन
and that doesn't show any type of the necking phenomena when the tension test is done. अब सवाल है नेकिंग फिनोमिना क्या होता है, तो नेकिंग फिनोमिना जब हम टेस्ट की बात करेंगे, टेंशन टेस्ट की बात करेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे. सो द मटेरियल या ब्रिटल मेटल कैन नॉट बी converted into the thin wire when cannot be converted into thin wire. First point. Second, brittle material are those स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं विच कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से कम होना चाहिए, कितना से कम होना चाहिए, विच हैज लेस देन 5% ऑफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. Post elastic strain. So, and brittle metal does not show any type of necking phenomena. Does not show any type of necking phenomena. In tension test. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कास्ट आयरन सबसे बेस्ट. कास्ट आयरन, कॉर्क, वुड, ग्लास, rubber, etc. etc. So this is the term related to the brittleness. Now the next one is the malleability. malleability. तो malleability क्या होता है वो देखते हैं. तो देखिए malleability क्या कहलाता है, क्या बताया था अभी आपको जिसको हम नेग्लिजिबल थिकनेस या थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द malleable मटेरियल या malleability कहते हैं इसको. तो इट इज दैट प्रॉपर्टी of metal due to which a metal can be drawn into a thin sheet of negligible thickness. Through the process of pressing. Or compression. Got it? So it is due to the plasticity. कौन से नेचर, आखिर मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी कौन से नेचर के कारण हो रहा है, तो इट इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी. अगेन it is due to the plasticity, and ductile metal are malleable. Next point, ductile metals are malleable. So this is the today's class, जो हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे.
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास पार्ट 4 में, क्योंकि आगे में माइक भी थोड़ा वर्क नहीं किया तो मुझे एक बार दोबारा से चेक करना हो क्या है। तो तो क्रिप देखेंगे, क्रिप के बाद आपका फटीग आएगा, फटीग देखेंगे क्रिप फेलियर क्या होता है, फटीग फेलियर क्या होता है, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं। फिर कुछ टेस्ट हैं कि टेंशन टेस्ट में कौन सा वर्क करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है हमारा, कि अगर हम डक्टाइल मेटल पे कर रहे हैं टेंशन टेस्ट तो क्या होगा, ब्रिटल मेटल पे अगर हम टेंशन टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। एंड कुछ मेटल बिहेवियर है, दैट यू कैन से द टाइप ऑफ द मेटल बिहेवियर की बात करें तो कौन कौन सा टाइप है द मेटल बिहेवियर का। तो पार्ट 4 में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल जस्ट मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टेलीग्राम चैनल के लिए, टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपके पास जो नंबर है वो नंबर है 9810935295, टेलीग्राम व्हाट्सएप। और you can like, share and subscribe as you know very well. So thank you.